बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। यूनिट 4 का नाम कंसेप्ट एंड एक्सटेंशन और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद आई इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 4 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, जैविक प्रजाति की अवधारणा मुख्य रूप से इस पर आधारित है। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं बट एक राइट ऑप्शन होता है, बी पे आप टिक लगा दो, आनुवांशिक समानताएं। जैविक प्रजाति की अवधारणा मुख्य रूप से इस पर आधारित है, आनुवांशिक समानताओं पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैविक प्रजाति अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। जब एग्जाम पेपर आएगा पढ़ोगे तो देख लेना सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर से आपको मिलने वाले हैं। किसी मॉडल पेपर की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जैविक प्रजाति अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है, डी नंबर पे टिक लगा दो। यह प्रजनन अनुकूलता पर केंद्रित है, यह प्रजनन अनुकूलता पर केंद्रित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रजाति अवधारणा की एक सीमा है। मैंने पहले ही आपको बता रखा कि जो ऑप्शन बड़ा दिखाई दे, लेंथी दिखाई दे, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे, वही राइट ऑप्शन होता है। ये पे आप टिक लगा दो। यह केवल लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। जैविक प्रजाति अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नाम बड़ा शानदार है, नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा। मेयर के द्वारा, सी पे आप टिक लगा दो, प्राणी वैज्ञानिक मेयर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण में सम्मिलित है भौगोलिक अलगाव। अब अलगाव का क्या मतलब होता है जल्दी बताओ, फर्स्टली कमेंट कर दो कि सर अलगाव का मतलब ये होता है। ए पे आप टिक लगा दो, भौगोलिक अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक तब घटित होने की संभावना होती है जब आबादी को अलग किया जाता है पहाड़ों से, नदियों से, घरों को, यानी कि घरों से। राइट ऑप्शन बताओ, ए से, यानी कि ए मतलब पहाड़ों से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एलोपैट्रिक प्रजातिकरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एलोपैट्रिक प्रजातिकरण का उदाहरण है। सभी ऑप्शन बड़े दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो भैया कोई तुक्का मानने वाला भी हिसाब नहीं है। सी पे आप टिक लगा दो। एक नदी से छिपकलियों की आबादी 2 समूह में विभाजित होना। एक नदी से छिपकलियों की आबादी 2 समूह में विभाजित होना इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। शब्द बिकेरियंस किससे संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पे लिख दिया ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 100% एग्जाम पेपर में फंसा हुआ मिलेगा। ए पे आप टिक लगा दो, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 जरा एक बार ठीक से पढ़ो। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण तब घटित होता है जब आबादी एक ही निवास स्थान साझा करती है। आबादी एक ही निवास स्थान साझा करती है। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ लेता हूं मेरे दोस्तों। सिंपल सा, छोटा सा और बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। एक ही जंगल में विभिन्न खाद्य स्रोतों को अपनाने वाले पक्षी। एक ही जंगल में विभिन्न खाद्य स्रोतों को अपनाने वाले पक्षी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन छोटा है पर है बड़ा खतरनाक। तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम पेपर देने वाले हैं सबके लिए ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं भी यूनिवर्सिटी में जहाँ भी MCQ वाइज आपके पेपर होने वाले हैं, पढ़ के जाना। 100% एग्जाम पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो पॉलीप्लॉइडी किससे संबंधित है। तो बी पे आप टिक लगा दो, सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण से। कैसे बेटा, सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूं मैं। जैविक प्रजाति की अवधारणा निम्न पर कम लागू होती है। अरे यार, जैविक प्रजाति की अवधारणा निम्न पर कब लागू होती है। कम लागू होती है। जीवाणुओं पर कम लागू होती है। सही है, कम आगा, जीवाणुओं पर कम लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैविक प्रजाति अवधारणा इस पर विचार नहीं करती, पारिस्थितिक कारक पर कभी भी विचार नहीं करती।
जैविक प्रजाति से एक या दो क्वेश्चन फंस सकते हैं। वैसे यूनिट 4 से बहुत कम एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर पूछे तो जाते हैं। जैविक प्रजाति अवधारणा इस पर विचार नहीं करती, पारिस्थितिक कारक पर विचार नहीं करती। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मैं बढ़ लेता हूँ। जैविक प्रजाति अवधारणा केंद्रित है, जैविक प्रजाति अवधारणा केंद्रित है। जल्दी बताओ बेटा फास्टली, जैविक प्रजाति अवधारणा केंद्रित है आनुवांशिक लक्षणों पर। ये सबसे पहला नंबर यही है, पहला क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा एक बार ठीक से पढ़ो। प्रजातिकरण क्या है? अरे प्रजातिकरण क्या है? नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया, यही तो प्रजातिकरण होता है। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण तब घटित होती है जब दो आबादी एक भौगोलिक बाधा से अलग हो जाती हैं। जब दो आबादी एक भौगोलिक बाधा से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भौगोलिक अलगाव के बिना एकल आबादी के अंदर प्रजनन अलगाव के विकास को क्या कहा जाता? सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण। सिम्पैट्रिक, देखो नाम से विदित है, सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण। भौगोलिक अलगाव के बिना एकल आबादी के अंदर प्रजनन अलगाव के विकास को क्या कहा जाता? सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं मेरे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन 18 है हमारा। एक भौगोलिक बाधा जो आबादी को भौतिक रूप से अलग करती है, एक भौगोलिक बाधा जो आबादी को भौगोलिक रूप से अलग करती है और एलोपैट्रिक प्रजातिकरण की ओर ले जाती है, वह हो सकती है एक सागर भी हो सकता है, एक पर्वत श्रृंखला भी हो सकती है, एक नदी भी हो सकती है, यानी कि डी पे लगा दो टिक, उपरोक्त सभी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किसी प्रकार यानी किस प्रकार की प्रजाति में जीवों के एक छोटे समूह द्वारा एक नई आबादी स्थापित करने के कारण एक नई प्रजाति का निर्माण सम्मिलित होता है? सी पे टिक लगाओ, पेरीपैट्रिक प्रजातिकरण, पेरीपैट्रिक प्रजातिकरण। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखो। किस प्रकार का प्रजनन अलगाव तब होता है जब भौतिक संरचनाएं दो प्रजातियों के बीच सफल संभोग को रोकती हैं? अय है, यांत्रिक अलगाव इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अब आप पढ़ो, बारी आपकी है, ऑप्शन आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन बिल्कुल सही इसका ऑप्शन बताएगा। निम्नलिखित में से कौन पोस्ट जाइगोटिक अलगाव का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट जाइगोटिक अलगाव का एक उदाहरण है? राइट ऑप्शन है, सी पे टिक लगा दो, संकर अभिभाज्यता, हाइब्रिड इन वायबिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लो, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, तभी मजा आएगा जब क्वेश्चन पढ़ोगे। जैविक प्रजाति की अवधारणा एक प्रजाति को निम्न के आधार पर परिभाषित करती है। एक यानी कि जैविक प्रजाति की अवधारणा एक प्रजाति को निम्न के आधार पर परिभाषित करती है। अनुवांशिक अंतर, जीन प्रवाह, पारिस्थितिक भूमिकाएं, रूपात्मक समानताएं। सी पे आप टिक लगा दो, जीन प्रवाह इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा। संकर क्षेत्रों की उपस्थिति जहां दो प्रजातियां मिलती हैं और परस्पर प्रजनन करती हैं, इसकी विशेषता है। देख रहे हो, संकर क्षेत्रों की उपस्थिति जहां दो प्रजातियां मिलती हैं और परस्पर प्रजनन करती हैं, इसकी विशेषता ये कौन सी हो गई? ये डी नंबर पे टिक लगाओ, पैरापैट्रिक प्रजातिकरण, पैरापैट्रिक प्रजातिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। अपेक्षाकृत कम समय में एक सामान्य पूर्वज से कई प्रजातियों के विकास को कहा जाता है? एक सामान्य पूर्वज से कई प्रजातियों के विकास को कहा जाता है, मतलब एक पूर्वज से कई प्रजातियां भी बन सकती हैं। सी पे आप टिक लगा दो, अनुकूली विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रीजाइगेटिव आइसोलेटिंग तंत्र है? सामयिक अलगाव। ज़्यादा सोच लो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, बस इतना सोचो कि यार पेपर में जो क्वेश्चन आए वो पढ़े हुए आ जाएं, और पढ़ा हुआ पेपर कहाँ से आएगा? इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। इसीलिए यूनिट 1 से और यूनिट 8 तक मैं सारे के सारे लेक्चर डालने वाला हूँ। और दूसरा पॉइंट ये होगा, प्रैक्टिस सेट उसके बाद में मैं करवाने वाला हूँ। जब तक पेपर आएगा तब तक 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। समझ गए? बस पढ़ते रहो, ठीक से मेहनत करते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। सामूहिक विलोपन क्या है? अरे यार सामूहिक विलोपन क्या है भाई? सामूहिक विलोपन क्या चीज़ है? बी पे टिक लगाओ, प्रजातियों की संख्या में अचानक और व्यापक गिरावट, यानी कि अधिक मात्रा में गिरावट। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। सबसे प्रसिद्ध सामूहिक विलुप्ति की घटना जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया, अल्लाह दम, किस काल के अंत में घटी? डी पे आप टिक लगाओ, क्रीटेशियस काल। क्रीटेशियस काल के अंत में जो है ये वाली घटना घटी और डायनासोर का सफाया हो गया, क्रीटेशियस काल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। उस घटना के लिए क्या शब्द है जो डायनासोर के विलुप्त होने से जुड़े क्रीटियस और पैलियोजीन काल के बीच की सीमा को चिन्हित करती है? केटी सीमा घटना, केटी बाउंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आ गया, पर्मियन ट्राइएसिक विलुप्ति घटना। पर्मियन ट्राइएसिक विलुप्ति घटना जिसे अक्सर ग्रेट डाइंग कहा जाता है के परिणाम स्वरूप लगभग हानि हुई। यानी कि पर्मियन ट्राइएसिक विलुप्ति घटना जिसे अक्सर ग्रेट डाइंग कहा जाता है के परिणाम स्वरूप लगभग हानि हुई 90%। डी पे आप टिक लगा दो, 90% हानि हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, छोटा सा क्वेश्चन है। पर्मियन ट्राइएसिक विलुप्ति की घटना के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? ज्वालामुखी गतिविधि। ज्वालामुखी गतिविधि इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समय है नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है, होलोसीन विलुप्ति जिसे अक्सर छठा सामूहिक विलोपन कहा जाता है की विशेषता है? मानव प्रेरित विलुप्ति, मानव प्रेरित विलुप्ति। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सारे क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ये पढ़ना आपको है, आंसर सामने लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होलोसीन विलुप्ति का मुख्य चालक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। देखो इस साल बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी होने वाली हैं जिनके एग्जाम पेपर एमसीक्यू वाइज होने वाला है। अरे यूपी के अंदर या यूपी से बाहर अधिकांश यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें पैटर्न जो है इस बार एमसीक्यू वाइज होगा। ठीक है, एमसीक्यू वाइज पक्का। कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें थ्योरी वाइज होता है, और थ्योरी वाइज जिनमें है आराम से आप वीडियो देख सकते हो। तो होलोसीन विलुप्ति का मुख्य चालक है, सी पे आप टिक लगा दो, मानवीय गतिविधियां इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 33 है, लेट डेवोनियन विलुप्ति किसके पतन से जुड़ी है? समुद्री अकेशुरुकी के पतन से ना ये वाली विलुप्ति जुड़ी हुई है, लेट डेवोनियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो, अंता ओल्डोविशियन विलुप्ति किससे जुड़ी है? यानी कि अंत ओल्डोविशियन विलुप्ति किससे जुड़ी है? ए पे टिक लगा दो, हिमाच्छादन से। ठीक है, हिमाच्छादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लेट डेवोनियन विलुप्ति का संबंध निम्नलिखित में से माना जाता है? लेट डेवोनियन विलुप्ति का संबंध निम्नलिखित में से माना जाता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन स्तर। वायुमंडलीय ऑक्सीजन स्तर अगर कम हुआ तो हम सबों का धुआं निकला। समझ गए चीज को? क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यह अवधारणा की सामूहिक विलुप्ति सामान्य विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा है कहलाती है। यानी कि यह अवधारणा की सामूहिक विलुप्ति सामान्य विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा है कहलाती है पृष्ठभूमि का विलुप्त होना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीनोजोइक युग को अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। सीनोजोइक युग को अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। बी पे आप टिक लगा दो, क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के इतिहास में 5 प्रमुख सामूहिक विलुप्तियों में से एक नहीं है? बी पे आप टिक लगाओ, कैम्ब्रियन डेवोनियन विलुप्ति। ठीक है, यही गलत ऑप्शन है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग राइट है, पर जो डेवोनियन विलुप्ति है वो कैम्ब्रियन से नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ओल्डोविशियन सिलूरियन विलुप्ति घटना ने मुख्य रूप से प्रभावित किया, ठीक है, डायनासोर को, समुद्री अकेशेरुकीय जीवों को, स्तनधारियों को या पक्षियों को? क्या लग रहा है आपका? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ओल्डोविशियन सिलूरियन जो विलुप्ति है ना, ये जुड़ी हुई है समुद्री अकेशेरुकीय जीवों को, यानी कि समुद्री अकेशेरुकीय जीवों से क्या है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 एक बार पढ़ो, फिर उसका आंसर दिमाग में लाओ। लेड डेवोनियन विलुप्ति निम्न में गिरावट के साथ जुड़ी है समुद्री अकेशेरुकी। लेड डेवोनियन विलुप्ति समुद्री अकेशेरुकी के साथ जुड़ी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखो, कैम्ब्रियन ब्लास्टुलेशन की विशेषता है। कैम्ब्रियन ब्लास्टुलेशन की विशेषता है, 4 ऑप्शन है। ए पे आप टिक लगाओ, जीवन रूपों की विविधता में तेजी से वृद्धि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण क्या है? देखो यहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, जो सच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो, संपूर्ण भौगोलिक अलगाव के साथ विशिष्टता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण की शुरुआत अक्सर किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन पे ध्यान देना, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण की शुरुआत अक्सर किसके द्वारा की जाती है? आप बोलोगे राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाओगे, भौगोलिक अलगाव द्वारा। भौगोलिक अलगाव द्वारा। क्वेश्चन 44 है, वह प्राथमिक तंत्र क्या है जो एलोपैट्रिक प्रजातिकरण में जीन प्रवाह को रोकता? भौगोलिक बताएं।
सी पे टिक लगा दो। भौगोलिक बाधाएं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन एलोपैथिक प्रजातिकरण में भौगोलिक बाधा का उदाहरण है? सी पे टिक लगाओ। एक पर्वत श्रृंखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एलोपैट्री शब्द का क्या तात्पर्य है? ए पे टिक लगाओ। भौगोलिक रूप से अलग अलग आबादी, वही तो होता है एलोपैट्री, मतलब भौगोलिक रूप से अलग अलग आबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, एलोपैट्रिक प्रजाति में जेनेटिक ड्रिफ्ट की क्या भूमिका है? एक जीन प्रवाह को बढ़ावा देता है, ये संकरण को तेज करता है, इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं यानी कि भिन्नताएं एकत्रित होती हैं, ये भौगोलिक अलगाव को रोकता है। सी पे आप टिक लगाए, इससे आनुवांशिक विभिन्नताएं एकत्रित होती हैं। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखो, पॉलीप्लोइडी सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण के लिए एक सामान्य तंत्र है। पौधों में क्या होता है? पॉलीप्लोइडी सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, नेत्र विकास के दौरान लेंस की उत्पत्ति होती है, कॉर्नियल एक्टोडर्म से। नेत्र विकास के दौरान लेंस की उत्पत्ति होती है, कॉर्नियल एक्टोडर्म से होती है। यार इतने अंदर तक का बताओ, कहाँ से कहाँ तक का पेपर में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा एक बार, विकासशील आंख में कौन सी संरचना मुख्य रूप से आइरिस और सिलियरी बॉडी के निर्माण में योगदान देती है? यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? विकासशील आंख में कौन सी संरचना मुख्य रूप से आइरिस और सिलियरी बॉडी के निर्माण में योगदान देती है? बी पे टिक लगा दो, ऑप्टिक कप, ठीक है, यानी कि 50 का बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्टिक कप। बस इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज के लेक्चर में। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे ये? कितने क्वेश्चन हो गए भाई हमारे ये? कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन कुल मैंने आज करवाए हैं, ठीक है। कितने करवाए हैं? कुल 50 क्वेश्चन करवाए हैं, और कुल नहीं है, ये बहुत क्वेश्चन होते हैं। इसी में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएंगे। इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 10 पूछे या 12 पूछे, पक्का एग्जाम पेपर में फंसेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कवर करना, पढ़ना, मेहनत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।